गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? गुड। तो फिजिक्स में कल अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद में अपन ने उसका सदिश निरूपण, सदिश रूप देखा था। उस सदिश रूप पे एक अच्छा सवाल बनता है, तो सवाल 5 करते हैं। सवाल है ये, सिद्ध करो कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। सिद्ध करो कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। 11 में न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़े थे। तीसरा नियम पढ़ा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया की समान परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हर कोई क्रिया होगी, उसके समान परिमाण में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो कूलाम के नियम को अपन को सिद्ध करना है, तो अपन क्या करेंगे? कूलाम के नियम में अपन ने देखा 2 आवेश है, तो पहले आवेश के कारण दूसरे पे बल निकालेंगे, दूसरे के कारण पहले पे बल निकालेंगे और उनको दर्शाएंगे कि दोनों बल बराबर है और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो क्रिया की समान परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। तो यही नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो कूलाम के नियम में लागू होता है। तो कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो वही अपन डायग्राम बना लेते हैं, राइट भी अपन लिख सकते हैं। बनाना चाहो तो डायग्राम बना लो। ये मूल बिंदु, ये Q1 आवेश, इसके रेस्पेक्ट में इसका स्थिति सदिश R1 सदिश, ये Q2 सदिश, इसका स्थिति सदिश R2 सदिश। अब इसके कारण इस पे बल लगेगा F21 सदिश, ये दूरी हो जाएगी R21 सदिश। Q1 के कारण इस पे बल लगेगा, Q1 पे लग रहा है तो F1, और 2 के कारण लग रहा है F12 सदिश। ठीक है, और इसकी यहां से दूरी मेजर करेंगे तो R12 सदिश हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये दूरी हो गई। तो अपन पहले क्या ले लेते हैं? Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला कूलाम बल, तो Q1 पर लग रहा है तो 1, 2 के कारण लग रहा है तो F12 सदिश। 1/4πε0 लिखो तो उस फॉर्म में लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R12 सदिश का कैप। समीकरण नंबर 1 कल पढ़ा अपन ने लास्ट क्लास में। F12 सदिश बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R12 कैप फॉर्मूला होता है, उसी को हमने अप्लाई किया। Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश
के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला कूलाम बल तो लिख देते हैं इसको F12 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F21 होगा 2 पे लग रहा है F21 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन अब इसकी दूरी लेंगे तो ये हो जाएगी R21 सदिश का स्क्वायर और इसकी दिशा में एकांक सदिश लेंगे तो R21 का कैप हो जाएगा। अब इन दोनों की अपने को तुलना करनी है तो इनमें एक जैसे पद होने चाहिए, या R12 है या R21 है, तो अपन यहाँ R21 सदिश बराबर R21 सदिश की जगह पे माइनस ऑफ R12 सदिश लिख सकते हैं। देखो इस आवेश की इस आवेश से दूरी और इस आवेश की इस आवेश से दूरी बराबर होगी। यहां से जितनी इसकी दूरी है, यहां से जितनी Q2 की दूरी है उतनी ही Q2 की Q1 से दूरी होगी। लेकिन जब दिशा बात करेंगे तो Q1 से Q2 की ओर इस दिशा में जाएंगे और Q2 से Q1 इस दिशा में आएंगे, तो दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत। और फिजिक्स में विपरीत दिशा दर्शाने के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। R21 सदिश बराबर माइनस R12 सदिश। इसी तरह से R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3 से तो पुट करते हैं इसमें वैल्यू F21 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा माइनस ऑफ R12 सदिश के परिमाण का स्क्वायर माइनस R12 कैप। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर दी। ये माइनस परिमाण से या स्क्वायर से प्लस में चले जाएगा और इस माइनस को आगे ले आते हैं तो हो जाएगा F21 सदिश बराबर माइनस ये वाला आगे लेके आ जाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये माइनस चाहे परिमाण से हटाओ चाहे स्क्वायर से हटाओ हट जाएगा, तो हो जाएगा R12 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R12 का कैप। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 4। अब समीकरण 1 की और समीकरण 4 की तुलना करते हैं तो यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश के परिमाण का स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R12 का कैप तो इस पूरे की जगह अपन ये रख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 4 से F21 सदिश बराबर माइनस F12 सदिश, मतलब Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल बराबर और विपरीत दिशा में है। तो यहां से अपन इसके बाद में लिख सकते हैं, इसके बाद में अपन लेंगे चूंकि Q1 आवेश के कारण
लगने वाला कूलाम बल Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाले कूलाम बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में है। यही क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। अतः कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला कूलाम बल Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाले कूलाम बल के बराबर और विपरीत दिशा में है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अतः कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, याद रह जाएगा। कोई इसमें समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। कूलाम के नियम में क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही जिनको अपन को ध्यान में रखना है, जो आगे अपने काम भी आएगी। तो देखिए अपन बढ़ते हैं आगे। कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कूलाम का नियम अपन ने पूरा पढ़ा, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं अपन, कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर तथा बिंदुवत होने चाहिए। तो पहला पॉइंट अपन लेते हैं, कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर और बिंदुवत होना चाहिए। आवेश स्थिर होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए। कारण ये होता है कि गतिशील आवेश जो होते हैं, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। तो दो गतिशील आवेशों के बीच में जो बल होता है वह विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी होता है, और चुंबकीय बल की गणना कूलाम के नियम से नहीं की जा सकती। तो गतिशील आवेशों के बीच में बल जो है वो कूलाम के नियम से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो कूलाम के नियम के लिए केवल और केवल स्थिर आवेश होने चाहिए। दूसरी बात करते हैं अपन, आवेश बिंदुवत होने चाहिए, बिंदु जैसे होने चाहिए।
बिंदु से बड़ा आकार गोला, हालांकि अपन गोलाकार आकार में लेते हैं, लेकिन वो बिंदु जैसा गोला होना चाहिए। वो बड़े गोले का आकार का अगर अपन आवेश देते हैं तो समस्या ये रहती है कि भाई बिंदु आवेश है तो उसकी विमाएं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के सापेक्ष नगण्य होती है। जो बिंदु है उसकी त्रिज्या जो होगी वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में अत्यंत नगण्य होती है। तो केंद्रों के बीच की दूरी अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले में यूज करते हैं। अगर बड़े आकार के होंगे तो उनकी त्रिज्याओं का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए। बड़े गोले होंगे तो आवेशों का वितरण भी समान नहीं रहेगा। जैसे जैसे गोलों को अगर आप दूरी कम करके नजदीक लाओगे या उनकी दूरी को बढ़ाओगे तो उन आवेशों का वितरण भी समान नहीं होता है। तो अपने को उनके बीच जो बल मिलेगा वो यथार्थ बल नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट बल नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन याद रखिए, आवेश स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत होने चाहिए। क्लियर। सेकंड बात, दूसरी बात जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। क्लियर सबको, कोई समस्या? ठीक है, सिद्ध किया था अपन ने, पूरा डेरिवेशन तीसरा लेते हैं। कूलाम बल 10 की घात -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक की दूरी के लिए लागू होता है। ये कूलाम बल जो लगता है उसके लिए दोनों आवेश जो है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर की कोटि में हो सकती है। 10 की घात -15 मीटर से लेकर के कुछ किलोमीटर तक हो सकती है। 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर कूलाम का बल लागू नहीं होता है, कूलाम नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल लगता है। वो आवेशों के बीच में क्या लगता है, नाभिकीय बल लगता है। नाभिक वाले चैप्टर में अपन देखेंगे, क्योंकि वहां परमाणु का नाभिक आ जाता है, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल लगता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर दो आवेशों के मध्य नाभिकीय बल लगता है। तो 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर दो आवेशों के मध्य नाभिकीय बल लगता है। मतलब 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी पर आपको कूलाम बल नहीं मिलेगा। तो कूलाम बल 10 की घात -15 मीटर से कुछ किलोमीटर की दूरी तक लगता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कूलाम का नियम 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहां पे क्या लगता है, नाभिकीय बल लगता है। क्लियर। चौथा पॉइंट, कूलाम बल एक द्विवस्तु
क्रिया, द्विवस्तु अंतर क्रिया होता है। कूलाम बल द्विवस्तु अंतर क्रिया, दो वस्तुओं के बीच होने वाली क्रिया होती है, क्योंकि दो आवेशों के मध्य कूलाम बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। कूलाम बल एक द्विवस्तु अंतर क्रिया होती है, क्योंकि दो आवेशों के मध्य कूलाम बल का मान जो होता है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। यानी जिन दो आवेशों के बीच में कूलाम बल लग रहा है, उनके आसपास में कितने ही आवेश अगर पड़े हो तो उनका उन दोनों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कक्षा के अंदर फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो कंपटीशन होता है, उस दोनों के बीच के कंपटीशन में कक्षा के दूसरे बच्चों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके बीच में वो कंपटीशन जो है वो बना रहेगा। बाकी के क्लास में भले कितने ही बच्चे हो, कितने ही बच्चे उपस्थित हो, वो उनसे कंपटीशन करना चाहे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के बीच का कंपटीशन बाकी वाले बच्चों से अप्रभावित रहता है। तो कूलाम बल दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो होता है वो अन्य आवेशों से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए कूलाम बल एक द्विवस्तु अंतर क्रिया होती है। क्लियर? कोई समस्या इसमें? नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन लेते हैं 5वां पॉइंट, कूलाम नियम कह दो, कूलाम बल कह दो। कूलाम नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, क्योंकि कूलाम नियम में कूलाम बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कल देखा था अपन लास्ट क्लास में, कूलाम बल जो होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये कल अपन देखा था, F समानुपाती 1/r²। तो कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। तो कूलाम नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो F समानुपाती 1/r²।
आर स्क्वायर, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? कोई समस्या? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। कूलाम बल केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है क्योंकि कूलाम बल सदैव, कूलाम बल सदैव दोनों आवेश, दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। कूलाम बल केंद्रीय बल होता है क्योंकि कूलाम बल सदैव दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। तो ऐसे बल जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। तो कूलाम बल भी दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होते हैं, इसलिए कूलाम बल क्या होते हैं? केंद्रीय बल होते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट, कूलाम बल संरक्षी बल होता है। इलेवन में अपने कार्य ऊर्जा प्रमेय चैप्टर में संरक्षी और असंरक्षी बल पढ़े थे। संरक्षी बल का मतलब होता है ऐसा बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल कहलाता है। और भी अपने 5-6 डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ बेसिक में डेफिनेशन बता देता हूं। संरक्षी बल ऐसा बल होता है जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे बल संरक्षी बल होता है। तो कूलाम बल भी क्या होता है? संरक्षी बल होता है। कूलाम बल में दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वहां पर उस बल के द्वारा आवेश को अपन एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के रखेंगे तो उनके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। तो कूलाम बल क्या होता है? संरक्षी बल होता है। क्लियर? कोई समस्या इसमें? तो ये 7 बातें थी, कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। इनको अच्छे से याद रखिए, आगे कहीं काम आएगी। अभी बोर्ड के हिसाब से इन पे क्वेश्चन बनने के चांस कमी है। अब आते हैं अपन कूलाम के नियम का महत्व देखते हैं। तो कूलाम के नियम से अपन कई बलों की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। कूलाम के नियम से निम्न बलों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। कुछ बल बताता हूं, उन बलों की अगर अपन स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं तो कूलाम नियम से उनको जानना काफी आसान हो जाता है। पहला लेते हैं, किसी
परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक व नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल। तो किसी परमाणु के नाभिक और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बीच में जो बल लगता है उस बल को अपन कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। 11 में आपको केमिस्ट्री में परमाणु संरचना चैप्टर पता हो तो परमाणु में बोध परमाणु की प्रथम अभिधारणा जो अपन इस 12th में 15वें चैप्टर में 14वें चैप्टर में अपन परमाणु संरचना अपना चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो वहां अपन कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच में बल ज्ञात करेंगे। ऐसा काम आप 11th में केमिस्ट्री में परमाणु वाले चैप्टर में कर चुके हो। बोध की प्रथम अभिधारणा पढ़ी है तो वहां आपने इनके बीच में बल निकाला था kZe²/r, याद करो। ठीक है। दूसरा परमाणु वाले चैप्टर में अपन इसको डिटेल देखेंगे। दूसरा अणु बनाने वाले परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल। दो, तीन, चार जितने भी परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं तब उन परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है उस बल की भी अपन कूलाम के नियम से अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा परमाणुओं तथा अणुओं को परस्पर संबद्ध कर द्रव या बनाने वाले बल। परमाणु और अणुओं को आपस में मिला करके द्रव बनता है, ठोस बनता है, तब उस समय परमाणुओं और अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो कूलाम के नियम से अपन उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम का महत्व ये होता है कि कूलाम के नियम की सहायता से अपन कई प्रकार के बलों का सफलतापूर्वक, सरलतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो ये भी नॉलेज के लिए है, एग्जाम में कुछ बनता नहीं है। तो ये कूलाम का नियम तैयार कीजिएगा। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। ये अपनी क्लास जो है वो फिजिकली क्लास की तरह नहीं है, काफी चीजें इसमें कमी मेरे को महसूस हो रही है, लेकिन आप लोग कमेंट में फीडबैक नहीं दे रहे। तो आपको जो भी कमी लगे आप फीडबैक में लिख कर भेजिए, उसमें अपन सुधार करेंगे। ये एक बात है कि जो पढ़ाते समय मैं बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, हंसी मजाक करवाते हैं, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वो परिस्थिति के अनुसार संभव है, तो परिस्थिति के अनुसार जब फिजिकल क्लास से होगी तब अपन उन चीजों का यूज करेंगे। अभी अपन इस तरह से वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने के लिए मटेरियल मिल जाए, आपके नोट साथ में तैयार हो जाए और समय की भी बचत हो। तो इन चीजों पे गौर कीजिएगा। जो भी आपको कमी पेशी लगे आप कमेंट में, फीडबैक में जरूर लिखिएगा, तो मैं आने वाले वीडियोज में उनमें सुधार करूंगा। ओके, थैंक यू।